हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 28 तारीख तक की। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। छोटे बच्चों का जो विवाह हो जाता है उससे मुक्त एकदम ख़त्म कर देंगे, वो अभियान चालू कराए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हर बेटी को सशक्त बनाने का किया आह्वान। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। बाल विवाह के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान के अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बाल विवाह मुक्ति के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा और इस सामाजिक कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने में अपना योगदान देना होगा। देश की हर बेटी को सशक्त बनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत के प्रति अपने योगदान की प्रतिज्ञा ली। देश के लिंगानुपात दर में सुधार। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज देश के लिंगानुपात दर में सुधार आया है। 2014 से 2015 में देश के प्रति 1000 पुरुष के मुकाबले महिलाओं का लिंगानुपात 1918 था, जो 23-24 में बढ़कर 1930 हो गया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर सख्त प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 1 लाख से अधिक बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है। बाल विवाह दरों में वैश्विक कमी में भारत के योगदान को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी है। भारतीय रासायनिक परिषद को 2024 का OPCW द हैग पुरस्कार से किया गया सम्मानित। भारतीय रासायनिक परिषद ICC को 25 नवंबर 2024 को रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के राज्यों के सम्मेलन CSP के 29वें सत्र के दौरान आयोजित समारोह में 2024 OPCW द हैग पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर 193 राज्यों के प्रतिनिधि और दुनिया भर से वैश्विक रासायनिक उद्योग के विशेषज्ञ उपस्थित थे। यह पहली बार है कि इस पुरस्कार द्वारा किसी रासायनिक उद्योग निकाय के प्रयासों को मान्यता दी गई है। OPCW के महानिदेशक राजदूत फर्नांडो एरियस और द हैग नगरपालिका के मेयर जॉन वैन जेनन ने यह पुरस्कार प्रदान किया। परिषद की ओर से ICC के महानिदेशक डी सोथी सेल्वम ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। OPCW में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि तथा भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन के अध्यक्ष भी इस समारोह में उपस्थित थे। सोशल मीडिया और OTT पर केंद्रीय मंत्री बयान। कहा, अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए कानूनों को सख्त बनाने की जरूरत। जहां एक और सोशल मीडिया पर कंटेंट की भरमार है, वहीं ज़्यादा व्यू और रीच बढ़ाने के लिए अश्लील कंटेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाने की जरूरत है। लोकसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में और सख्त कानून बनाने के लिए आम सहमति बनाने का आह्वान किया। सोशल मीडिया और OTT बन रहे अनियंत्रित अभिव्यक्ति का स्थान। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि हम सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के युग में रह रहे हैं। हालांकि लोकतांत्रिक संस्थान और प्रेस के पारंपरिक रूप, जो पहले जवाबदेही और सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संपादकीय जांच पर निर्भर थे, समय के साथ यह निगरानी कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की संपादकीय निगरानी के अभाव के कारण सोशल मीडिया स्वतंत्र मंच बन गया है। यह एक अनियंत्रित अभिव्यक्ति का स्थान भी बन गया है, जिसमें अक्सर अश्लील सामग्री भी शामिल होती है। ICC टेस्ट रैंकिंग। बुमराह गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज अश्विन चौथे और जडेजा 7वें स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में 8 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर वापसी कर ली है। उन्होंने शीर्ष स्थान से कैसिगो रबाडा को हटाया, जो कि इस मैच से पहले नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज थे। इस मैच से पहले नंबर 3 गेंदबाज बुमराह के 2 स्थानों का फायदा हुआ है। वहीं नंबर 2 पर काबिज ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉस हैजलवुड अब नंबर 3 पर चले गए हैं। गौतम अडानी भतीजे सागर पर रिश्वत का कोई आरोप नहीं, US DOJ ने ये बात कही है। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और वरिष्ठ अधिकारी विनीत जैन पर अमेरिकी
ओजे द्वारा कोई रिश्वत लेने का आरोप नहीं है। यह जानकारी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज में जमा की गई ताज़ा रिपोर्ट में दी गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दावा किया है कि अडानी अधिकारियों पर रिश्वत या भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली सभी खबरें गलत हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी फाइलिंग में कहा है कि अडानी अधिकारियों पर रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की खबरें गलत हैं। AGEL के अनुसार कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हमारे डायरेक्टर्स गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ऐसे दावे पूरी तरह गलत हैं। अब तटीय क्षेत्रों में खनिजों की नीलामी का पहला दौर गुरुवार को शुरू करेगी सरकार। केंद्र सरकार अब तटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक की नीलामी का पहला दौर गुरुवार को शुरू करने जा रही है। जी हां, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत करेंगे। अरब सागर और अंडमान सागर में की जाएगी 13 ब्लॉकों की नीलामी। इस संबंध में खान मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 28 नवंबर को देश के अब तटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की नीलामी की पहली खेप शुरू की जाएगी। इसके तहत अरब सागर और अंडमान सागर में 13 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। समुद्र के नीचे खनिज संसाधनों की खोज और विकास में प्रवेश का प्रतीक। मंत्रालय के मुताबिक इन खनिज ब्लॉकों में निर्माण में इस्तेमाल होने वाली रेत, चूना मिट्टी तथा पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स का मिश्रण है। ये खनिज बुनियादी ढांचे के विकास, उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण और हरित ऊर्जा बदलाव के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऐतिहासिक पहल भारत के अपने अपतटीय क्षेत्र में समुद्र के नीचे खनिज संसाधनों की खोज और विकास में प्रवेश का प्रतीक है। न्यू नोएडा को बसाने के लिए स्टाफ की जल्द होगी पोस्टिंग। जमीन के अधिग्रहण के लिए सैटेलाइट से किया जा रहा है सर्वे। उत्तर प्रदेश में अब गौतम बुद्ध नगर का न्यू नोएडा के रूप में विस्तार होने जा रहा है। न्यू नोएडा मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका है। जमीन अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ रुपए रिजर्व किए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण के स्वीकृत पदों से ही DNGIR के गठित सेल में स्टाफ को पोस्ट किया जाएगा ताकि समय से न्यू नोएडा को बसाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। नोएडा प्राधिकरण न्यू नोएडा का नोडल है। ऐसे में अधिग्रहण से लेकर नया शहर बसाने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है। प्लांट सिटी बसाने के लिए यहाँ कुल 43 पद स्वीकृत। नोएडा और न्यू नोएडा यानी DNGIR में प्लांट सिटी बसाने के लिए यहाँ कुल 43 पद स्वीकृत हैं। इसमें से महज 5 पद ही अधिकारी नियुक्त हैं। 38 पद खाली हैं। ऐसे में DNGIR का काम बाधित हो रहा है। बता दें, प्लानिंग विभाग का काम अर्जित भूमि पर नक्शा बनाना, प्लॉट काटना और योजनाओं को खसरे के अनुसार सुपर इम्पोज करना है। लेबनान और इजराइल में युद्ध विराम का भारत ने किया स्वागत। ये स्टेटमेंट दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी वेलकम टू सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड. We have always called for de-escalation, restraint and return to the path of dialogue and diplomacy. We hope these developments will lead to peace and stability in the wider region. भारत ने इजराइल और लेबनान के बीच में संघर्ष विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम हमेशा से तनातनी खत्म करने, संयम बरतने और बातचीत और राजनयिक कूटनीति अपनाने पर बल देते रहे हैं। हमें लगता है कि इस घटनाक्रम में क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। आज सुबह से लागू हो गया ये समझौता, ठीक है। पेंशन भोगियों और बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का आंकड़ा रिकॉर्ड 1 करोड़ के पार केंद्र सरकार ने ये बताया है। भारत में पेंशन भोगी और बुजुर्ग नागरिकों की सहूलियत के लिए शुरू किए गए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ने वर्तमान में जारी अभियान DLC 3.0 में रिकॉर्ड 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि DLC अभियान 3.0 के माध्यम से पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण का प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली से राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया। DLC अभियान 3.0 को 1 से 30 नवंबर 2024 तक भारत के 800 शहरों तथा कस्बों में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर
लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, डीएलसी अभियान 3.0 के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विजन को पूरा किया जा रहा है। पेंशन वितरण करने वाले बैंक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, आईपीपीबी, यूआईडीएआई और पेंशनभोगी कल्याण संगठनों सहित सभी प्रमुख हितधारक पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए पूरी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, बांग्लादेश सरकार विदेश मंत्रालय ने ये बात कही है। भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और चटगांव के पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्णन दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। दास को सोमवार को 4:30 बजे हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच द्वारा हिरासत में लिया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे प्रस्तुत करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दास को 31 अक्टूबर को दर्ज एक मामले के संबंध में कड़ी सुरक्षा के बीच चटगांव के छठे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम के समक्ष मंगलवार को पेश किया गया। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई, उन्हें जेल भेज दिया गया। इससे पहले दास को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस डीएमपी की डिटेक्टिव ब्रांच डीबी ने चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस सीएमपी को सौंप दिया। भारत सरकार ने मंगलवार 26 अक्टूबर को इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम चिन्मय कृष्णदास, जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता हैं, की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। बयान में कहा गया, यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए कई हमलों के बाद हुई। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी, तोड़फोड़, देवी देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज किए गए हैं। क्या है पेन 2.0 परियोजना, कितना है ज़रूरी और कौन ले सकता है इसके लाभ? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा पेन 2.0 को मंजूरी दी जाने के एक दिन बाद आयकर विभाग ने 11 अक्टूबर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची के आधार पर परियोजनाओं पर एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया, ताकि करदाताओं को नई प्रणाली के बारे में जानकारी मिल सके। पेन 2.0 परियोजना आयकर विभाग की ई गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है। इस परियोजना का उद्देश्य नवीनतम तकनीक को अपनाकर पैन सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इन परियोजनाओं के तहत आयकर विभाग पैन आवंटन, अद्यतन और सुधार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समेकित कर रहा है। पैन से संबंधित सेवाओं को इस परियोजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन पैन सत्यापन सेवा के माध्यम से पैन प्रमाणीकरण सत्यापन उपयोगकर्ता एजेंसियों जैसे वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों आदि को प्रदान किया जाएगा। पेन 2.0 मौजूदा व्यवस्था से किस तरह अलग होगा? प्लेटफॉर्म का एकीकरण। वर्तमान में पैन से संबंधित सेवाएं 3 अलग अलग पोर्टल, ई फाइलिंग पोर्टल, UTIITSL पोर्टल और प्रोटीन ई गांव पोर्टल पर उपलब्ध की जाती हैं। पेन 2.0 परियोजना सभी पैन और टैन संबंधित सेवाओं को ITD के एकल एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। जैसे आधार हो गया है, अपना नंबर डाला, आधार का नंबर डाला, वो वेरीफाई कर देता है, टिका जाता है, ग्रीन कलर का है ना। ऐसे ही अब पैन कार्ड हो जाएगा। पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, वो टिका जाएगा कि तुम्हारा सही है कि गलत है। तो फर्जी पैन कार्ड सब बंद हो जाएगा। पूरा प्रक्रिया यही है। हिंदू पुजारी को जेल भेजने के बाद बांग्लादेश सरकार की सफाई, कहा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ये ऊपर चिन्मयानंद जिनको जेल भेज दिया, बाद में जमानत भी नहीं दी, उनके बारे में ही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस यात्रा, जंगी जहाज तुशील को नौसेना में करेंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर को रूस यात्रा पर जाएंगे। मॉस्को और कैलिनग्राद का दौरा करके 9 दिसंबर को गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 फ्रिगेट से पहला होगा। इसके शामिल होने से
इंडो पैसिफिक में उभरती रणनीतिक चुनौतियों के बीच इससे भारत की नौसैनिक शक्ति को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान अपने रूसी समकक्ष एंड्री बेलोसॉव के साथ बातचीत करेंगे। रूस 2 फ्रिगेट आईएनएस तुशील और आईएनएस तमाला की करेंगे आपूर्ति। भारत ने रूस से 4 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को लेकर 2016 में डील की थी। पहले 2 फ्रिगेट की सीधे खरीद के लिए $1 बिलियन का अनुबंध अंतिम रूप दे दिया गया था। इसके बाद नवंबर 2018 में भारतीय साझेदारी के माध्यम से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने शेष 2 जहाज़ों को घरेलू स्तर पर बनाने के लिए सामग्री, डिज़ाइन और तकनीकी सहायता के लिए रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $500 मिलियन का सौदा किया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय GSL के और बीच औपचारिक अनुबंध जनवरी 2019 में हस्ताक्षरित किया गया था। अनुबंध के मुताबिक रूस 2 फ्रिगेट INS त्रिशूल और INS तामला की आपूर्ति करेगा, जबकि अन्य 2 का निर्माण रूस के तकनीकी सहयोग से भारत में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 1950 के बाद पहली बार मनाया जा रहा है संविधान दिवस। 1950 में संसद द्वारा देश का संविधान अपनाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में आज मंगलवार को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। सरकार ने संविधान दिवस के भव्य समारोह के लिए निर्देश जारी किए हैं। संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के महत्व को देखते हुए इस दिन को भारत के संविधान में निहित मूल मूल्यों को दोहराने और नागरिकों को अभियान में अपनी सही भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वाधान में अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन AIM को कार्य के बढ़े हुए दायरे और 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। AIM 2.0 विकसित भारत की दिशा में एक कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को विस्तार, मजबूती और गहराई प्रदान करना है। AIM है विकसित भारत की दिशा में एक कदम। यह मंजूरी भारत में एक मजबूत नवाचार और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39वें स्थान पर है और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का घर है। अटल इनोवेशन मिशन के अगले चरण में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। AIM के जारी रहने से सभी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां, नवीन उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवाएं उपलब्ध कराने में काफ़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने सहकारी आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठबंधन का वैश्विक सम्मेलन पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का वैश्विक सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से हमें भारत की भावी सहकारिता यात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही भारत के अनुभवों के माध्यम से वैश्विक सहकारी आंदोलन को 21वीं सदी के उपकरण और नई भावना मिलेगी। सहकारिता भारतीय संस्कृति का आधार, प्रधानमंत्री ने बात कही है। भारत की आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में पकड़ेगी रफ्तार, रिपोर्ट में बात निकलकर सामने आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2024 की तुलना में तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर 2024 में तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की सकारात्मक संकेत मिलना है। ICRA की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। नवंबर के प्राथमिक डाटा से मिल रहे सकारात्मक संकेत। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर के प्राथमिक डाटा से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। बिजली की मांग में वृद्धि देखने को मिली है। वहीं फेस्टिव सीजन में मांग बढ़ने के कारण वाहनों के पंजीकरण में भी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन ट्रेंड्स को देखकर ICRA को लगता है कि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही से अधिक रहेगी। अक्टूबर 2024 में वाहन पंजीकरण में सालाना आधार पर 32.4% की बढ़त। ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक
मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट के आर्थिक संकेतकों में काफ़ी बढ़त देखने को मिली है। अक्टूबर 2024 में वाहन पंजीकरण में सालाना आधार पर 32.4% की बढ़त देखने को मिली है। यह सितंबर 2024 में हुई 8.7% की गिरावट के मुकाबले काफ़ी सकारात्मक है। इसके अगले दोपहिया वाहनों का उत्पादन 13.4% बढ़ा है। रेल माल ढुलाई में 1.5% का सुधार हुआ है। वहीं डीजल खपत में मामूली 0.1% की बढ़त हुई है। सितंबर में डीजल की खपत में 1.9% की गिरावट हुई थी। ओडिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध, ओडिशा पर्व में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओडिशा पर्व 2024 में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा में कारोबार की आसानी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए जो ओडिशा से हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में ओडिशा पर्व पर में हिस्सा लेकर वह काफ़ी खुश हैं। यह राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसकी सांस्कृतिक विरासत की देश और दुनिया भर में प्रशंसा होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा पर्व की दी बधाई। प्रधानमंत्री ने जय जगन्नाथ कहते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने ओडिशा पर्व की राज्य के लोगों को बधाई दी और उड़िया कवि गंगाधर मेहर को श्रद्धांजलि दी, जिनका इस साल पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष है। उन्होंने उड़िया भागवत की रचना करने वाले जगन्नाथ दास का भी नमन किया। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। अब मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।